इसका जो प्रभाव रहेगा वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 2% टैक्स पेयर ही भारत में बचेंगे। आपको पता है कि हमारे देश की जो पर व्यक्ति इनकम है वो कहीं ना कहीं इससे बढ़ेगी। और ये वैसे भी इस साल का जब रिटर्न फाइल होगा तो 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। इसके पहले देखा जाए तो 7 लाख तक टैक्स फ्री थी। अब मिडिल क्लास के लोग 12 लाख रुपए तक की इनकम हो रही है तो वो काफी हद तक बाहर हो चुके हैं इस टैक्स से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन। यदि बात करें तो 1 फरवरी वो दिन जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। बजट में अब की बार क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें बजट को लेकर के जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से देशवासियों की है, ये जानने के लिए हम सीए प्रेम राजपूत के साथ मौजूद हैं। चूंकि यदि बात करें तो बजट में सबसे महत्वपूर्ण, जब कोई व्यक्ति बजट देखता है तो उसके लिए इनकम टैक्स काफी महत्वपूर्ण होता है। उसका कारण यह है कि गरीब से लेकर के मध्यम वर्गीय तक सभी इनकम टैक्स के कहीं ना कहीं उसको जानना चाहते हैं, उसके दायरे में आते हैं। और जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब की बार इनकम टैक्स में क्या कुछ रियायतें मिली है या फिर क्या कुछ बदलाव जो है इनकम टैक्स के स्लैब में जो है वो किए गए हैं। हमारे साथ सीए प्रेम राजपूत हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि अब की बार क्या कुछ उम्मीदें देशवासियों को इस बजट से रहने वाली हैं। बहुत स्वागत आपका है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीद अब की बार देशवासी बजट से लगा सकते हैं? इससे पहले के बजट हमने देखे, अब की बार क्या कुछ खास हो सकता है बजट में? सबसे बड़ी बात इनकम टैक्स को लेकर के क्या कुछ रियायतें मिल सकती है और क्या कुछ बदलाव जो है इनकम टैक्स में अब की बार हमको देखने मिल सकते हैं? नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपको पता है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, सबसे महत्वपूर्ण इस संसद में जो 1 फरवरी के दिन बजट पेश होने वाला है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पिछला इनकम टैक्स एक्ट है 1961, जिसको हम बुजुर्ग इनकम टैक्स, जिसकी विदाई होने वाली है, जो विदाई होने वाली उसकी जगह अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। उसके साथ साथ ये नई नवेला जो इनकम टैक्स एक्ट है, इसके तहत जो कि रियायतें तो देना जरूरी है, उन्होंने पहले ही पिछले साल के जो बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की 87A के तहत छूट दी गई थी, जिसकी वजह से मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो काफी हद तक टैक्स के दायरे से बाहर हो चुके थे। परंतु मैं सरकार से उम्मीद करना चाहूंगा कि थोड़ी सी टैक्स स्लैब और बढ़ाई जाए, जिसकी वजह से मध्यम वर्ग के लोग, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो टैक्स स्लैब है उसको बढ़ाना चाहिए या टैक्स की रेट को कम कर देना चाहिए, जिसकी वजह से मध्यम वर्ग के लोग काफी हद तक राहत मिल सके, उनको रियायत मिल सके। रही बात जो इनकम टैक्स एक्ट है, सबसे जो चर्चा का विषय बनेगा इस बार, इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो नया लागू हुआ है, उसके तहत पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसमें काफी सेक्शन थी, सब सेक्शन थी, प्रोवाइजो थे, एक्सप्लेनेशन थी, शेड्यूल थे, एक्सेप्शन थी, इसके अलावा रूल्स थे। उन सबको हटाकर नया एक्ट लेकर आ रहे हैं। इसके अंदर इनका उद्देश्य रहेगा कि इसको समराइज फॉर्म में किया जाए और कम से कम इसको सरल बनाया जाए, ताकि आम नागरिक उसको समझ सके और अपने कर का ईमानदारी से टैक्स पे कर सके। रही बात हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर दोनों को ध्यान में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कारण क्या है कि हमारे जो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर है और वेलफेयर दोनों को रफ्तार मिलना चाहिए। रही बात दूसरी कि आम लोग, जो आम नागरिक हैं, वो ये चाहता है कि मुझे क्या लाभ मिलेगा इस बजट से। तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि मेरी निजी आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे क्या लाभ मिलेंगे, मुझे कौन कौन से बेनिफिट होंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो इनकम टैक्स एक्ट है, इसके तहत जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको जो टैक्स स्लैब है उसको बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, घर परिवार की स्कूल फीस से लेके होम लोन से लेके सारी चीजें बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब को बढ़ाना चाहिए और टैक्स रेट को कम करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि अपने देश में 2 स्कीम चलती है भारत में, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। ओल्ड स्कीम के तहत अपन बात करते हैं कि होम लोन इंटरेस्ट की छूट, इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी, स्कूल फीस, इनकी डिडक्शन मिलती है। परंतु सरकार न्यू स्कीम भी लागू कर रही है साथ में पैरेलल। क्यों? क्योंकि न्यू स्कीम के तहत आपको कुछ भी डिडक्शन डालने की जरूरत नहीं है। अब दोनों के अपने अपने बेनिफिट है, दोनों के अपने अपने लॉस है, यानी कि उसको कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। कंपेयर करने के बाद आपको लगता है कि मुझे ओल्ड स्कीम में जाना चाहिए और मुझे न्यू स्कीम में जाना चाहिए।
यदि आपके पास होम लोन है, एटीसी की रिडक्शन है और भी बहुत सारी रिडक्शन है, यदि आपको मिलती है तो उसमें ओल्ड स्कीम में जाने में बेनिफिशियल है। अब मैं बात करता हूँ न्यू स्कीम की। 12 लाख रुपए तक रिडक्शन मिल चुकी है, 87A के तहत रिबेट मिलती है, जो कि अपन 31 जुलाई 2026 को जब रिटर्न फाइल करेंगे तो 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स जीरो है। अब रही बात ये कि सरकार द्वारा जो जीरो टैक्स किया गया है, इसमें आपको पता है कि हमारे देश की जो आबादी 140 करोड़ के आसपास है, जिसमें से केवल 8 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं, केवल 2.5% 2.5% टैक्स पे करते हैं। उसमें से भी यदि 12 लाख रुपए तक की जब स्कीम लागू होने वाली है, अभी लागू हो चुकी है, और साथ में इसका जो प्रभाव रहेगा मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 2% टैक्स पेयर ही भारत में बचेंगे। तो मिडिल क्लास के लोग तो काफी हद तक 98% बाहर हो चुके हैं इस स्कीम के तहत, क्योंकि 12 लाख रुपए का जो अमाउंट उन्होंने डिसाइड किया, टैक्सेबल अमाउंट डिसाइड किया, वो काफी हद तक अच्छा है, बेनिफिशियल है लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए बेनिफिट है। दूसरी बात, रही बात, आपको पता है कि ओल्ड स्कीम की बात करें और न्यू स्कीम की बात करते हैं तो 70% लोग अप्रोक्स न्यू स्कीम में जा चुके हैं। ओल्ड स्कीम में जनरली वही लोग जाते हैं जिनका होम लोन इंटरेस्ट ज्यादा हो, एटीसी के तहत डिडक्शन हो, इंश्योरेंस पॉलिसियां हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो लोग उसमें जाते हैं ओल्ड स्कीम में। अब यदि मैं बात करूं कि ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम दोनों बेनिफिशियल है, दोनों को कंपैरिजन करना जरूरी है। मेरा मानना ये कि दोनों को कंपैरिजन करने के बाद ही उसको सिलेक्शन करना चाहिए, एक्सपर्ट की मदद कर लेना चाहिए, सीए की ओपिनियन लेना चाहिए, उसके बाद सिलेक्शन करना चाहिए। अब आपको पता है कि हमारे देश में 12 लाख रुपए तक का डिडक्शन काफी है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा और इंक्रीमेंट करना चाहिए महंगाई के हिसाब से भी। और आपको पता है कि हमारे देश की जो पर व्यक्ति इनकम है वो कहीं ना कहीं इससे बढ़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति थोड़ा सा आय को छुपाने की कोशिश करता है, वो इनकम नहीं छुपाएगा, वो डिक्लेयर करेगा इनकम टैक्स रिटर्न में। इसके बाद में जो बजट रहेगा ये विकसित भारत की ओर रहेगा। आपको पता है कि 2047 में अब केवल 21 साल बचे हैं, मेरे हिसाब से पता नहीं चलेगा कि कब 21 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये जो बजट रहेगा, इसकी थीम रहेगी वो विकसित भारत की ओर रहेगी, जिसके अंदर 2047 में जब हम रहेंगे तब इसमें कहा जाएगा कि अमीरी और गरीबी के बीच में जो असमानता है वो ना के बराबर रहे, गरीबी ना के बराबर रहे। हमारे देश के जो युवा हैं, हमारे देश के जो युवा हैं उसको भी इस बजट में ध्यान रखा जाएगा कि उनके लिए भी हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके साथ किसानों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसान से रिलेटेड हमारे देश का जो आधार है, हम कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके ही इस बजट का कहीं ना कहीं संतुलित बनेगा और ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रही बात बजट में चेंजेस, रियायतें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना रियायतें, बिना चेंजेस हुए ये बजट फीका फीका लगता है ना। तो कहीं ना कहीं चेंजेस होगा ही होगा, परिवर्तन तो होगा। हमको पता है कि नया एक्ट लेके आ रहे हैं, नई चीजें सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं चेंजेस तो जरूर होगा। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि सरकार और जनता के बीच का समन्वय का काम जो है वो सीए करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। आप लोग को सीधे जनता की समस्याओं को समझ पाते हैं, साल भर आप जनता की समस्या सुनते समझते हैं। क्या लगता है जब लोग आपके पास आते हैं तो क्या सुझाव वो सरकार के लिए यहाँ से देते हैं? सबसे पहला सुझाव मैं देना चाहता हूँ कि जनरली कोई व्यक्ति आता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में थोड़ा सा टैक्स ज्यादा है, परंतु टैक्स होने की वजह से हमारे देश का जो आर्थिक आर्थिक व्यवस्था है, वेलफेयर है, जिसके अंदर हमारी सरकार नई नई स्कीम लेके आती है, गरीबों का ध्यान रखती है, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। और हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे छोटा सा एक रोड हो, सड़क से लेके हॉस्पिटल से लेके शिक्षा से लेके, इस चीज पे भी ध्यान उनका आकर्षित करना पड़ता है, तभी जाके वो धीरे धीरे उन्नति की ओर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टैक्स को और लिबरलाइज करना चाहिए और टैक्स में कहीं ना कहीं डिडक्शन देना चाहिए, यानी कि टैक्स की रेट कम करना चाहिए, टैक्स की स्लैब थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए, ताकि नंबर 1 की इनकम जनरेट हो सके लोगों की और सभी लोग ईमानदारी के साथ अपना टैक्स पे कर सके, ताकि
टैक्स अपन बोझ नहीं समझ सकते, ये एक दायित्व है ताकि हमारे देश को और विकसित भारत की ओर ले जा सके। चलिए, एक सवाल मेरा आपसे ये पे है कि टीडीएस रिफंड में भी कहीं न कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लंबी प्रक्रिया हो जाती है। लोग कहीं न कहीं उसमें भी एक रियायत की उम्मीद सरकार से करते हैं। क्या लगता है कोई रियायत मिलने की संभावना वहाँ पर है? मैं कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो जनरली टीडीएस मिसमैच की समस्या आती है कि 26 एस में कुछ इनकम दिखाई देती है, परंतु कुछ लोग उसको इग्नोर कर देते हैं रिटर्न फाइल करते समय। कहीं न कहीं उसका भी एक वजह है, परंतु मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को सेम डे रिटर्न फाइल हो, प्रोसेस हो और रिफंड उसके बैंक खाते में क्रेडिट हो, ताकि आम जनता खुश हो सके कि हाँ, मैंने आज रिटर्न फाइल किया और आज ही मेरे पास रिफंड आया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं, जो सेम डे रिटर्न फाइल किया, प्रोसेस हुआ और सेम डे में बैंक खाते में उनका रिफंड क्रेडिट हुआ। कभी-कभी क्या होता है, करदाता जब रिटर्न खुद सेल्फ फाइल करता है, तो कुछ जानकारी के अभाव में वो कुछ गलत इंफॉर्मेशन डाल देता है, जिसकी वजह से सरकार उसको स्क्रूटनाइज कर देती है और स्क्रूटनाइज करने के कारण उसको होल्ड कर देती है, थोड़े दिन रोक देती है कि आप मुझे पूरी डिटेल दीजिए, मिसमैच की जो डिटेल आई है। कभी-कभी गलती से सरकार का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो गलत मैसेज दे देता है। गलती से किसी के पास एसएमएस चला जाता है कि आपका मिसमैच है, क्योंकि वो ऑटोमेटेड है, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग है। उनका जो सॉफ्टवेयर है कहीं न कहीं कभी न कभी कुछ गलतियाँ करता है, जिसकी वजह से एक आम करदाता परेशान होता है। उसमें सुधार करना चाहिए ताकि जो आम नागरिक है वो परेशान ना हो और सबको तुरंत प्रोसेस हो रिटर्न में, और ताकि बैंक खाते में उनके रिफंड तुरंत क्रेडिट हो जाए। चलिए, एक वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या संदेश यहाँ से, क्या सुझाव सरकार को देंगे बजट से पहले? मैं बजट से पहले संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, कहीं न कहीं इसमें इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि 100 में से केवल आज की स्थिति में 2 या 3 लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं। इसको भी इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जीएसटी में तो सभी लोग, कहीं न कहीं छोटा गरीब व्यक्ति भी होगा तो वो भी टैक्स भरता है, क्योंकि वो ₹10 की एक चॉकलेट भी लेके आता है, तो कहीं न कहीं उसमें टैक्स शामिल रहता है। तो मैं केवल इनकम टैक्स की बात करता हूँ। तो 100 में से केवल 2 या 3 लोग ही इनकम टैक्स फाइल करते हैं, यानी कि टैक्स का पेमेंट करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में, मैंने आपको फिर बताना चाहूँगा कि 140 करोड़ जो जनता है, उसमें से लगभग 8 या 9 करोड़ 8 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं। उसमें से भी 2.5% लास्ट ईयर के कुछ रिकॉर्ड देखा जाए तो 2.5% के आसपास अपना टैक्स पेमेंट कर देते हैं, यानी कि टैक्स की श्रेणी में आते हैं, वो एक्चुअल में टैक्स पेमेंट करते हैं। और ये वैसे भी इस साल का जब रिटर्न फाइल होगा तो 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। इसके पहले देखा जाए तो 7 लाख तक टैक्स फ्री थी। अब मिडिल क्लास के लोग 12 लाख रुपए तक की इनकम हो रही है, तो वो काफी हद तक बाहर हो चुके हैं इस टैक्स से। ओवरऑल देखा जाए तो 12 लाख रुपए तक काफी हद तक जो करदाता है वो टैक्स श्रेणी से बाहर हो चुके हैं, जो कि एक्चुअल में उनको टैक्स पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट तो आना है, पर कहीं ना कहीं सरकार उसको मैनेजमेंट करेगी, किसी और टैक्स के माध्यम से सरकार उसको प्राप्त कर लेगी। तो देखा आपने, सीए प्रेम राजपूत हैं जिनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि इनकम टैक्स को लेकर के काफी कुछ बदलाव और सुधार करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से मध्यम वर्गीय और खास तौर पर टैक्स पेयर को कोई रियायतें देने की आवश्यकता जो है सरकार को अभी कहीं ना कहीं है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन देश का बजट पेश करती हैं तो क्या कुछ रियायतें इनकम टैक्स पेयर को वहां से दी जाती है। दौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।